राजा आर्यवीर की 7 रानियां थीं। सातों रानियों में विशेष प्रकार के गुण थे। रानी सुनैना बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। रानी मीनाक्षी एक कुशल कलाकार जो चीजों को जोड़कर कुछ भी बनाना जानती थी। रानी अवंतिका एक बहादुर योद्धा और रणनीतिज्ञ। रानी गौरी एक कुशल चिकित्सक और औषधि विशेषज्ञ थी। रानी काव्या जानवरों की भाषा समझ लेती थी। रानी भूमिका कृषि और पर्यावरण ज्ञान की विशेषज्ञ थी और रानी विशाखा एक खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थी। रानियों की इन सभी शक्तियों के बारे में हर कोई भली भांति जानता था। सभी रानियों में आपस में बहुत प्रेम था। वे सब एक साथ मिलजुल कर रहती थीं और राज्य के कार्यभार में भी राजा आर्यवीर का हाथ बटाती थी। राजा आर्यवीर की बाकी रानियों की तो कोई संतान नहीं थी, पर सबसे बड़ी पत्नी रानी सुनैना के विराट नाम का एक पुत्र था जिसे सभी रानियां बहुत प्यार करती थी। विराट, देखो पुत्र, अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो तुम शक्तिशाली कैसे बनोगे? चलो जल्दी से भोजन कर लो। माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अच्छा, आज हम नगर में घूमने जा रहे हैं। हमारे साथ घूमने कौन चलेगा? माँ, मुझे भी नगर घूमने जाना है। अच्छा, तो फिर घूमने के लिए तो शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। पेट खाली होगा तो हम घूम कैसे सकेंगे? हमें तो खूब सारा भोजन करना है ना। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो चलते चलते थक जाओगे। माँ, अगर मैं भोजन कर लूंगा तो मुझ में शक्ति आ जाएगी? बिल्कुल, तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगे। क्या तुम भोजन करना चाहोगे? पर क्या फायदा, तुम तो भोजन करने के लिए मना कर रहे हो। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाना दो, फिर मैं नगर घूमने जाऊंगा। बहुत सुंदर। आप सभी का विराट के लिए इतना प्रेम देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। हाँ महाराज, सभी रानियां विराट को बहुत प्यार करती हैं। मैं तो यही कहूंगी कि हमारा विराट बहुत भाग्यशाली है जो उसे एक नहीं बल्कि 7 माएं प्यार करने के लिए मिली हैं। महाराज, हम सभी विराट को बहुत प्यार करते हैं और जीवन में हमारे पुत्र पर यदि कोई संकट आया तो उसे सबसे पहले हमसे भिड़ना होगा। हम 7 में 7 रक्षा कवच हैं जो अपने पुत्र की सदैव रक्षा करेंगी। अपनी रानियों का पुत्र विराट के प्रति प्रेम देखकर राजा आर्यवीर सचमुच बहुत प्रसन्न होते थे। पर एक दिन अचानक संकटों का पहाड़ टूट पड़ा। राजकुमार विराट गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं और राज्य के बड़े से बड़े चिकित्सक और वैद्य उन्हें ठीक करने में असमर्थ होते हैं। वैद्य जी, कोई तो इलाज होगा इस बीमारी का। हमारा पुत्र कोई ऐसी जड़ी बूटी हो जिससे ठीक हो जाए। कृपा करके बता दीजिए, हम उसे मंगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक औषधि तो है जिससे राजकुमार विराट बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, पर वो दुर्लभ जड़ी बूटी दूर जंगलों के पार पहाड़ों पर पाई जाती है और वहां पर बहुत मुश्किल से ही पहुंचा जा सकता है। और उस जड़ी बूटी की पहचान हर कोई नहीं कर सकता। उसे पहचानने के लिए किसी कुशल औषधि विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। मेरा राजकुमार के पास रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ औषधि देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं राजकुमार को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता महाराज। अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको किसी और कुशल वैद्य को, जिसको औषधि की जानकारी हो, उसे भेजना पड़ेगा। पर हमारे राज्य में ऐसा कोई भी चिकित्सक नहीं जो उस औषधि के बारे में जानता हो। महाराज, वैद्य जी शायद ये बात भूल रहे हैं कि मैं एक कुशल औषधि विशेषज्ञ हूँ। मैंने अपने नाना जी से इस कार्य में बहुत कुशलता हासिल की हुई है। मैं किसी भी औषधि का पता देखते ही लगा लेती हूँ। मैं हर औषधि की पहचान रखती हूँ। वैद्य जी, मुझे बताइए कि वो औषधि देखने में कैसी है। बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सही औषधि लेकर ही लौटूंगी। रानी अवंतिका, आप तो जानती हैं कि मुझे पर्यावरण की कितनी जानकारी है। इस कार्य में मैं भी आपका साथ दूंगी। और मैं जानवरों की भाषा समझ लेती हूँ, जो कि जंगली रास्तों से गुजरने में काफी सहायता करेगा। एक एक करके सभी रानियों ने अपने गुणों के अनुसार एक साथ जड़ी बूटी लाने के लिए शपथ ली। मेरी बहनों, मेरे बेटे का जीवन आपके हाथ में है। हमें उसे बचाने के लिए इस जड़ी बूटी को पुनः प्राप्त करना होगा। मैं आप सबके साथ सेना को जाने के लिए अभी आदेश देता हूँ। महाराज, आप मेरी शक्ति से भली भांति परिचित हैं। मैं किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम हूँ, और जब हम सब रानियां एक साथ मिल जाते हैं तो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती हैं। हाँ, मैं अपनी रानियों को भली भांति जानता हूँ, इसलिए मैं आप सातों को जाने की इजाजत देता हूँ।
सभी रानियां अपनी अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए खतरनाक यात्रा पर निकलती हैं। जंगल में प्रत्येक रानी की अद्वितीय क्षमता सामने आती है। रानी सुनैना जंगल की खोज के लिए एक प्रभावी योजना बनाती है। रानी मीनाक्षी आराम और सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण करती हैं। रानी गौरी जड़ी बूटी के लिए कई संभावित स्थानों की पहचान करती है। रानी काव्या पक्षियों और छोटे वन प्राणियों से बातचीत करती हैं, जो जड़ी बूटी के स्थान के बारे में सुराग देते हैं। रानी भूमिका जड़ी बूटी के पनपने के लिए सही पोषक तत्वों से समृद्ध सबसे उपजाऊ क्षेत्रों की पहचान करती हैं। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे रानी विशाखा घने जंगल के माध्यम से समूह का मार्गदर्शन करती हैं। अंत में एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू की मदद से, जिससे रानी काव्या मित्रता करती है और बातचीत के माध्यम से वे एक छिपी हुई चांदनी वाली घास के मैदान में मायावी जड़ी बूटी का पता लगाते हैं, जैसा कि रानी गौरी ने पहचाना था। अंत में उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटी मिल जाती है। वापस लौटने पर राजकुमार विराट को जड़ी बूटी दी जाती है तो वो तेजी से ठीक हो जाते हैं। सभी लोग सातों रानियों की बहुत प्रशंसा करते हैं। उन्होंने अपनी कुशलता से राजकुमार विराट की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया। कहते हैं, एकता में वो ताकत होती है जिससे एकजुट होकर बड़ी से बड़ी कठिनाई से लड़ा जा सकता है। काऊ, काऊ। कौन है? कौन है जिसने हमारी नींद खराब करने की हिम्मत की? काऊ, काऊ। अरे ओ काले कलूटे कौवे, अगर जान प्यारी है तो उड़कर चला जा कहीं, वरना यहीं तेरे प्राण ले लूंगा। राजा विष्णुदत्त गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन उसके आराम कक्ष की खिड़की पर बैठे कौवे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पूरी जोर से अपनी काऊ काऊ करता रहा। दूसरी तरफ राजा विष्णुदत्त भी कम नहीं था। असल में वो इतना खड़ूस था कि उससे राज्य की जनता भी परेशान थी। वो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता और कभी भी किसी को भी कुछ भी सजा दे देता था। उस दिन भी राजा विष्णुदत्त उस कौवे की काऊ काऊ पर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया। दरअसल खिड़की पर बैठा वो कौवा बहुत प्यासा था और बार बार पानी मांग रहा था। राजा ने अपने सिपाहियों से उस कौवे को बार बार वहाँ से उड़वाया, लेकिन प्यासा कौवा बार बार खिड़की पर आ जाता और लगातार काऊ काऊ करता ही रहा। और बस इसी बात से राजा बुरी तरह झल्ला गया। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा तो ठीक है, फिर अब मेरे हाथों मरेगा तू, काले कौवे। इतना कहकर राजा विष्णुदत्त ने अपना तीर कमान उठाया और कौवे की तरफ एक तीर चला दिया। कौवा खतरा भांपकर वहाँ से उड़ पाता उससे पहले ही राजा का तीर उसके सीने पर जाकर लगा। तीर लगते ही कौवा खिड़की से अंदर फर्श पर गिर पड़ा। अब कर काऊ काऊ, कान फाड़ दिए कमबख्त ने। राजा विष्णुदत्त कौवे को मारने के लिए उसकी तरफ तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन उससे पहले किसी तरह हिम्मत जुटाकर कौवा उठा और पूरी ताकत लगाकर वहाँ से उड़ गया। किसी तरह से गिरते पड़ते कौवा जंगल में पहुँचा, जहाँ कौवों की पूरी बस्ती थी। और फिर काऊ काऊ, ये क्या हो गया कल्लू चाचा? आपको ये तीर किसने मारा? काऊ, अरे बेटा, सुना था कि राजा विष्णुदत्त बहुत खड़ूस है, पर आज देख भी लिया। मैं तो बस पानी की उम्मीद में उसकी खिड़की पर जा बैठा, और देखो उसने ये क्या किया मेरे साथ। अरे वो तो मेरी तरफ तलवार लेकर दौड़ा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है बेटा, पर लगता है मैं बचूंगा नहीं। बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा मत कहो कल्लू चाचा, और हद हो गई। हम तो दिन भर काऊ काऊ करते हैं, हर किसी के घर जाकर बैठते हैं, पर हम पर तो कोई ऐसे तीर नहीं चलाता। आप पर ये तीर चलाकर उस राजा ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। कमल कौवे की बात सुनकर बाकी के कौवों को भी गुस्सा आ गया और सभी कौवे कमल कौवे की बातें ध्यान से सुन रहे थे। तभी कल्लू कौवे की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और वो डाल से नीचे गिरने लगा, लेकिन अब उसमें इतनी जान नहीं थी कि इस बार वो पंख फैलाकर उड़ जाए और अपनी जान बचा ले। एक तो तीर का जख्म और अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसे देखकर सभी कौवे रोने लगे। नहीं कल्लू चाचा, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। कल्लू कौवे की मौत ने सारे कौवों को गुस्से से भर दिया। उस दिन पूरी कौवा बिरादरी में मातम पसरा हुआ था और अब हर कौवा राजा विष्णुदत्त से बदला लेना चाहता था। पर इतने बड़े राजा से एक कौवे की मौत का बदला कैसे ले, ये बड़ा सवाल था। उस राजा ने कल्लू चाचा को इसीलिए तीर मारा ना, क्योंकि उसे हम कौवों की आवाज पसंद नहीं।
उसके कान दुखते हैं हमारी आवाज से, तो फिर ठीक है। अब ना रहेंगे राजा के कान और ना होगी उसे कोई दिक्कत। सभी ने कमल कौवे की बात पर हामी भर दी। तभी एक बूढ़े कौवे ने आगे बढ़कर कहा, वो तो सब ठीक है, पर इतनी कड़ी सुरक्षा में तुम राजा को सबक सिखाओगे कैसे बेटा कमल? उसकी भी योजना है मेरे पास बाबा। कमल ने फौरन सारे कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया। थोड़ी ही देर बाद कमल कौवा बाजार के ऊपर मंडराने लगा। उसे वहां एक दुकान नजर आई जहां चाकू छुरियां तेज कराई जाती थी। कमल कौवे ने मौका देखकर वहां से एक तेज चाकू चुरा लिया। अगले दिन सारे कौवे राजा को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। कमल कौवे की योजना के मुताबिक जंगल से तो सारे कौवे एक साथ उड़े, लेकिन महल पहुंचने से पहले सारे कौवे दो हिस्सों में बंट गए। कमल कौवा अपने कुछ साथियों के साथ महल के पीछे जाकर छिप गया और बाकी कौवे महल के सामने लगे एक पेड़ पर जा बैठे। सुनो साथियों, जैसे ही मैं इशारा करूंगा तुम काऊ काऊ करने लगना, जिस पर वो राजा जरूर गुस्सा करेगा। लेकिन तुम लोग डरना मत, वो राजा जैसे ही तुम्हें मारने तुम्हारे पास आएगा, बस मैं तभी उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बस थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखना जरा। वो क्या है ना, मैं टाइम से पहले नहीं मरना चाहता। चिंता मत करो बाबा, हम पहले ही कल्लू चाचा को खो चुके हैं। अब की बार हम में से कोई नहीं मरेगा, ये वादा है मेरा। कमल कौवे की योजना के मुताबिक कुछ कौवे राजा की खिड़की पर बैठकर काऊ काऊ करने लगे, जिससे राजा विष्णुदत्त को फिर से गुस्सा आ गया। अबे क्या बला है ये काले कलूटे कौवे मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? कल ही एक को निपटाया है और अब ये सब आ गए, और ये वाला तो कुछ ज्यादा ही काऊ काऊ कर रहा है। रुक वहीं, रुक, तू भी मरेगा कलुए। राजा जैसे ही बूढ़े कौवे को मारने के लिए खिड़की की तरफ अपनी तलवार लेकर दौड़ा, बूढ़ा कौवा तो फौरन वहां से उड़ गया। लेकिन कमल का इशारा पाते ही पेड़ पर बैठे बाकी कौवे राजा पर चिपट पड़े, जिससे राजा विष्णुदत्त घबरा गया और अंदर की तरफ भागा। तभी पीछे छिपे बैठे कमल कौवे ने आगे बढ़कर तुरंत चाकू से राजा के दोनों कान काट लिए और उन्हें मुंह में दबाकर वहां से उड़ गया। अरे मैया, अरे कान काट लिए, अरे मेरी मैया। कौवा, ये तुमने क्या किया? बिना कान के राजा बना दिया रे। अरे तुम कौवे हो कि जल्लाद? अरे ओ कलुओ, मेरे कान वापस करो, मैंने कहा फौरन लौटाओ मेरे कान। कमल ने राजा के दोनों कान काट लिए थे। वो उसके दोनों कानों को मुंह में दबाए महल के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर बूढ़े कौवे ने जाकर उस भाई मान गए बेटा तुम्हें, पर एक बात तो बताओ, अब इन कानों का तुम करोगे क्या? कुछ नहीं, देखो ना, बिना कान के राजा कितना तड़प रहा है। उसे थोड़ी देर ऐसे ही रोने दो, बाद में मैं उसके कान उसे वापस कर दूंगा। हैं, पागल हो गया है क्या? है, वो राजा तुझे छोड़ेगा नहीं बे। और जब कान वापस करने ही थे तो हमारी जान की बाजी क्यों लगाई तुमने बेटा? चिंता मत करो बाबा, राजा को उसके कान मिलेंगे जरूर, पर इतनी आसानी से नहीं। सबको लेकर मेरे साथ आओ, मैं सब समझाता हूँ। कमल कौवे ने राजा के दोनों कान बूढ़े कौवे को दे दिए और खुद अपने साथियों के साथ राजा की खिड़की पर जाकर बैठ गया। कमल कौवे को देखते ही राजा उसे पहचान गया और वो उससे डरकर पर्दे के पीछे जाकर छिप गया। अब ये तो फिर से आ गया, अब की बार पता नहीं क्या काटेगा। बचाओ सैनिकों, बचाओ मुझे, कोई है? इन कौवा से कोई बचाओ मुझे। काऊ काऊ, चिल्ला लो राजा, जितना मर्जी उतना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे सैनिकों के कमरे के बाहर से कुंडी लगा दी है हमने। भाई तुझे क्या चाहिए? तू क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया? कल तूने हमारे कल्लू चाचा को मारा था और तेरे कान काटकर हमने उसी की सजा दी है तुझे। मुझसे गलती हो गई भाई, माफ कर दे यार। मैं तुझे खूब सारा पैसा दूंगा, खाना दूंगा, बस मेरे कान मुझे वापस कर दे भाई। देखना मैं बिना कान के कैसा बंदर जैसा लग रहा हूँ। ऐसे ही अपनी जनता के सामने जाऊंगा तो सब मुझ पे हंसेंगे भाई। भाई दे दे भाई। ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें तुम्हारे दोनों कान वापस मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें वादा करना होगा
कि आज के बाद तुम या तुम्हारे सैनिक कभी किसी पक्षी पर हमला नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए। हाँ भाई, मंजूर है भाई मंजूर है भाई, सब मंजूर है भाई सब। और दूसरी बात ये कि तुम्हें अपने महल के ठीक सामने हमारे कल्लू चाचा की मूर्ति बनवानी होगी। और फिर हरगिज नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक कौवे की मूर्ति? नहीं 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 नहीं, ये तो। अच्छा, तो फिर अपने कान तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, वैसे भी बहुत भूख लगी है, तो तुम्हारे दोनों कानों की ही दावत उड़ाई जाएगी आज। नहीं नहीं, अबे रुक जा, अबे बनवाऊंगा भाई, बनवाऊंगा यार, बनवाऊंगा। जो तुम कहोगे वो करूंगा, बस मेरे कान उन्हें मत खाना और मुझे लौटा जरूर देना मेरे कान। कमल कौवे की दोनों शर्तें राजा ने मान ली, जिसके बाद उसे उसके दोनों कान वापस मिल गए। राजवैद्य ने राजा के कान वापस लगा दिए और कुछ ही दिनों के बाद राजा के महल के ठीक सामने कल्लू कौवे की मूर्ति भी राजा को लगवानी पड़ी। अब तो जब भी कौवों का मन होता तब वो कल्लू कौवे की मूर्ति पर जाकर बैठते और पूरी ताकत से काँव काँव करते, और राजा विष्णुदत्त तकिए से अपने कानों को ढक लेता, क्योंकि इसके अलावा कुछ और करने की हिम्मत उसमें अब नहीं बची।